इस वीडियो में हम लोग एमएससी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि फोर्थ सेमेस्टर के EC2 पेपर का होने वाला है। इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको EC1 का सॉल्यूशन कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग 15-16 के आसपास थे उनका सॉल्यूशन कराया था और बोला भी था कि हमें जो 7 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे उसी क्वेश्चन में से। और वैसा ही हुआ, एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन आए थे जो हमारा 18 अक्टूबर का पेपर हुआ था EC1 का। उसमें 5 क्वेश्चन उसी वीडियो से आए हुए थे। आप जाकर के उसे देख सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उसी तरह आज हम EC2 के लिए वीडियो लेकर आए हैं और EC2 का जो वीडियो है इसमें भी हम लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और मैंने कोशिश पूरा किया है कि आज का जो क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे उसी में से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाए। पर यहाँ एक नोट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पेपर है ये प्रोग्रामिंग का पेपर है, प्रोग्रामिंग इन सी का पेपर है। इसमें क्वेश्चन रिपीटेड होने के चांस कम होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि कोई नया क्वेश्चन भी आए तो आप बना सके। और ये बहुत ईजी है, जिसको समझ में आ जाए। अगर जिसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक कॉमा भी अगर छूटा ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम रन ही नहीं होगा तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपके स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है ये बिल्कुल भी कहीं से भी मेरा राइटिंग नहीं है। आपको पता होगा कि मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा है। ये जो सुंदर सुंदर राइटिंग ये मेरे दोस्त द्वारा बनाया गया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है जिनका नाम आयुष है, उन्हीं ने इस नोट्स को बनाया है। तो इस नोट्स का क्रेडिट हम उनको देना चाहेंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें क्या करने वाले हैं वो पहले हम आपको समझा दें। क्योंकि हमें पढ़ना है प्रोग्रामिंग इन सी, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज सी होता है। उस सी लैंग्वेज में कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई चीज़ रन कराना चाहते हैं, तो उसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे ये सीखना है। तो सबसे पहले ये तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रोग्राम क्या है, सी क्या है, क्योंकि ये जो है मैथ्स में कहीं है नहीं। ये कंप्यूटर का है, ये BCA वगैरह में पढ़ा जाता है, पर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम दिया गया है वो मैथ्स का ही प्रोग्राम है। जैसे कि कंप्यूटर में अगर हमको कंप्यूटर से किसी 2 नंबर का सम कराना है, डिवाइड कराना है, ऐड कराना है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे, यही सब चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली मैथ्स का जो सॉल्यूशन होता है वो आप कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं और उसके लिए प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे, यही सब चीज़ें पढ़नी है। तो एक एक करके हम पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें आप करेंगे कैसे, ये इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, ये सी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट समझा देंगे और उसके बाद एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको देख कर लगे कि ये बहुत हार्ड है, पर धीरे धीरे जैसे ही 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही ईजी है। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। अच्छा, हम पहले आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखिए शॉर्ट के लिए 7 क्वेश्चन और लॉन्ग के लिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया, बट इतना ही क्वेश्चन नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 14 क्वेश्चन दिए गए हैं, पर हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें रिपीटेड होने का चांस थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा सा डाउट है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे भी या नहीं। तो ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो आप बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से आने का चांस बहुत ज़्यादा है। बट जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कराएंगे उसको भी ध्यान रखिएगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग बेसिकली कुछ चीज़ें देखेंगे जो क्वेश्चंस के फॉर्म में बार बार हमारे पास आएंगी, हर क्वेश्चन में लगभग आएगा। जैसे इसमें जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखेंगे। देखिए, पहला नंबर में हमने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एवरी क्वेश्चन इज, मतलब कुछ स्ट्रक्चर है इसका हर क्वेश्चन का। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है आपको इतना ही लिखना है। देखिए, हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यही है, ऐसा ही सारा क्वेश्चन होगा। मतलब ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये इतना, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। तो ये तो बहुत ईजी है। हर क्वेश्चन में आपको लिख देना है इंक्लूड studio.h और इंक्लूड conio.h और मेन स्मॉल ब्रैकेट और सेमी कॉलम। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आपको शुरुआत में लिखना है। ये जो ऊपर में हैच रह के लिखा गया ना, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। ये जो है हर क्वेश्चन के लिए कंपलसरी है। हालांकि ये जो नीचे में दिया गया है कोनियो वाला, ये नए वाले कंप्यूटर में रन नहीं होता है, पर हमको यहाँ रन थोड़ी कराना है कंप्यूटर में। यहाँ तो हमें बस इसका प्रोग्रामिंग है वो लिख देना है। तो ये हर क्वेश्चन में हमको लिखना है इस दोनों को। ठीक है,
उसके बाद मेन को भी हर क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि यहाँ से मेन बॉडी शुरू होगा। उसके बाद ये जो 2 ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये 2 ब्रैकेट हर क्वेश्चन में देना है। इस ब्रैकेट के अंदर ही फंक्शन को लिखा जाएगा। जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी कोड वगैरह इस ब्रैकेट के अंदर में ही लिखी जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट हमने दिया है कि जो भी चीज़ें होंगी इस 2 ब्रैकेट के अंदर में होगी। तो ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो पहले हेडर फाइल लिख देंगे, दोनों मेन लिख देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कोड लिखा जाएगा, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बेसिकली यही कंसेप्ट है। थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। अच्छा, होता क्या है पहले समझने से पहले थोड़ा सा और भी चीज़ें समझ लीजिए। आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझ ही लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट इसमें होता क्या है। उसके बाद दूसरा नंबर हमें चीज़ समझना है डेटा टाइप। अगर कंप्यूटर को हम कोई डेटा देना चाहते हैं तो वो कुछ भी देंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा ना कि हम क्या दे रहे हैं। जैसे तो कंप्यूटर में जो है डेटा मतलब सी लैंग्वेज में 3 टाइप में डिवाइड करके रखा है उसने। वैसे 4 टाइप में है, बट चौथा टाइप हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 टाइप का डेटा हम लोग समझेंगे। जैसे अगर आप उसको कोई ABCD दीजिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कैर, CHAR कैर, तो वो समझ जाएगा कि कोई कैरेक्टर हमें मिला है, तो आप उसको ABCD दे सकते हैं। मतलब आप बेसिकली कोई ABCD EFGHI मतलब ABCD की कोई भी चीज़ देना चाहते हैं तो आपको कैर लिखना पड़ेगा, ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए कि ये एक कैरेक्टर है। उसी तरह अगर आप उसे इंटीजर देना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ कोई भी नंबर देना चाहते हैं तो आप उसे इंट लिख के दीजिएगा। तो इंट जैसे ही लिखेगा ना कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ पे ये कोई इंटीजर का बात कर रहा है, कोई हमें इंटीजर मिल रहा है। क्योंकि कंप्यूटर के पास आंखें थोड़ी है कि वो देखेगा कौन सी चीज़ उसको मिल रहा है। तो उसका जो लैंग्वेज है वो यही है। वो जैसे ही आप उसको इंट लिखिएगा वो समझ जाएगा कि इंटीजर हमको मिला है इस बार। अगर आप फ्लोट लिख रहे हैं तो फ्लोट का मीनिंग कंप्यूटर में ये होता है कि कोई नंबर आप उसको पॉइंट में दे रहे हैं। अगर कोई भी नंबर उसको डेसिमल में आप दे रहे हैं तो आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, ताकि वो समझ पाए कि जो नंबर मुझे मिला है वो पॉइंट में है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है प्रिंट एफ और स्कैन एफ। ठीक है, प्रिंट एफ क्या है, स्कैन एफ क्या है, ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्कैन अगर किसी क्वेश्चन में बाय द वे ना भी मिले तो प्रिंट तो हर क्वेश्चन में देखने को ही मिलेगा। जैसे कि प्रिंट का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। आपको स्क्रीन पे जो भी चीज़ दिखता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आपको दिखती है वो प्रिंट किया हुआ रहता है। मतलब किसी चीज़ को अगर कंप्यूटर पर दिखाना है तो उसको प्रिंट एफ में लिखेंगे हम। अगर हम प्रिंट एफ में किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, अब यानी कि ये आउटपुट हो गया, कंप्यूटर का ये आउटपुट है। कंप्यूटर आपको दे रहा है, आपसे ले नहीं रहा है, दे रहा है आपको, तो इसलिए आउटपुट इसको बोला जाता है। उसके बाद स्कैन एफ है। स्कैन एफ का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को कंप्यूटर को दे रहे हैं, मतलब उसको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ बताया था कि इंटीजर को दिखाना चाह रहे हैं तो INT लिखते हैं। तो उस तरह से आप किसी नंबर को, किसी कैरेक्टर को, किसी नाम को, किसी भी चीज़ को कंप्यूटर को बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्कैन एफ होता है। आप स्कैन एफ में जो भी चीज़ लिखेंगे वो कंप्यूटर रीड करेगी, कंप्यूटर पढ़ेगी, कंप्यूटर ले लेगी आपसे। यानी ये इनपुट हुआ, आप कंप्यूटर को दे रहे हैं अपना नॉलेज, अपना डाटा। तो अपना अगर कोई डेटा देना हो कंप्यूटर को तो स्कैन एफ का यूज करेंगे, और अगर कंप्यूटर से कोई डाटा लेना हो तो आप प्रिंट एफ का यूज करेंगे। हालांकि हमने कोशिश किया है कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो ये क्वेश्चन में आपको बार बार आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ स्कैन एफ के नीचे हमने लिखा है इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए, फ्लोट के लिए और स्ट्रिंग के लिए। क्योंकि हम जो चीज़ें कंप्यूटर को देते हैं वो सेम उसी भाषा में नहीं पढ़ते। जैसे कंप्यूटर को अगर हम 2 लिख के दे रहे हैं तो वो 2 को इंटीजर 2 को सीधे नहीं ले सकता है। हमको ये बताना पड़ेगा INT लिख के कि हम जो दे रहे हैं ना वो इंटीजर है, ताकि इस 2 को कंप्यूटर अपने मेमोरी में इंटीजर में रखे। क्योंकि 2 को ABCD के साथ नहीं रख सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जैसे आप किसी चीज़ को अलमीरा में रखते हैं, सजा करके रखते हैं ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो, उसी तरीके से कंप्यूटर भी सारी चीज़ों को सजा करके रखती है। तो अगर आप 2 को कंप्यूटर को रीड कराना चाहते हैं, 2 को स्कैन कराना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आपको इंटीजर के फॉर्मेट में देना होता है। तो स्कैन एफ के लिए इंटीजर का, कैरेक्टर का, फ्लोट का, स्ट्रिंग का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मेट होता है वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। इंटीजर के लिए %d सिंबल होता है। अगर आप %d लिख रहे हैं तो कंप्यूटर उसको इंटीजर समझेगा स्कैन एफ में। अगर स्कैन एफ के अंदर आप %d लिख रहे हैं तो कंप्यूटर उसको इंटीजर समझेगा, और अगर %c लिख रहे हैं तो कंप्यूटर उसको कैरेक्टर समझेगा। जैसे अगर हम कहीं A लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर इसको पढ़ ले तो हमें A से पहले लिखना पड़ेगा %c। वैसे ही फ्लोट के लिए %f और स्ट्रिंग के लिए %s। ये चीज़ें आपको और भी आगे क्लियर समझ में आएंगी। यहाँ पे हो सकता है कि ये चीज़ें नया है आपको, आप पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, बट क्वेश्चन में बार बार आएंगी और हम बार बार आपको समझाएंगे, आपको
समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। बिना इन सब के समझे हुए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक ना ही याद होगा और ना ही कोई नया क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो ये लिखना पड़ेगा, और गेट CH का मतलब होता है होल्ड स्क्रीन, स्क्रीन को रोक के रखना है तो करना पड़ेगा। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें एग्जाम में सॉल्यूशन लिखना है, हमें प्रोग्राम रन नहीं कराना है। तो अगर हमें प्रोग्राम रन कराना होता तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अगर हमें याद रहेगा तो इसे लिख देंगे, और नहीं याद रहेगा तो इसको छोड़ भी देंगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, हमारा सॉल्यूशन गलत नहीं होगा इससे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं करा रहे हैं कि रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब हमें कुछ और चीज़ें समझने की, इसमें होता क्या है, तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे कि हमें एग्जैक्ट होता क्या है ये सारे क्वेश्चन में। जैसे देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी, रीड वन नंबर फ्रॉम यूजर एंड देन चेक वेदर इट इवन और ऑड। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखिए जो कि सी लैंग्वेज में होगा, और एक नंबर उसमें देना है। ठीक है, आपको एक नंबर देना है और उसको रीड कराना है। रीड देख रहे हैं, रीड वन नंबर। आप उसको कोई एक नंबर दीजिएगा और कंप्यूटर उसे रीड करे और वो देख करके बताए, चेक करे कि वो इवन है या फिर ऑड है। मतलब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप कंप्यूटर के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए सी लैंग्वेज में कि उसमें कोई भी यूजर एक नंबर दे तो कंप्यूटर उसे चेक करके बताए कि वो नंबर है, वो नंबर जो है पहले तो उस नंबर को रीड करे कि वो नंबर कितना है, और 4 है, 5 है, 6 है, मतलब जो भी है, और उसके बाद वो डिक्लेयर करें कि वो इवन है या फिर ऑड है। कंप्यूटर खुद से ये चीज़ें बताएं, ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि इसमें होता क्या है, इस सारे क्वेश्चन में इस चैप्टर के मतलब इस पेपर के सारे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना होगा। प्रोग्राम लिखने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर के लिए एक लैंग्वेज सी में एक प्रोग्राम लिख देंगे कि मतलब कंप्यूटर उसे रीड कर पाए और कोई भी फंक्शन रन करा पाए। जैसे यहाँ पे हमें इवन और ऑड पहचानना है, तो कंप्यूटर उसे पहचान करके बता पाए कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। हम ऐसा कुछ कोड कर दें कि कंप्यूटर को पता लग जाए कि कौन सा नंबर इवन होता है, कौन सा ऑड होता है, कंप्यूटर को खुद से पता लग जाएगा, और आप कोई भी नंबर दीजिएगा कंप्यूटर खुद बता देगा आपको कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो ये चीज़ें कैसे होंगी, चलिए हम लोग पहले समझते हैं। तो पहले ही हमने आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाया था कि कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ये 3 चीज़ें लिख देनी है, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, और ये जो ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है ना, इसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ये कंप्यूटर में रन कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है, नहीं तो रन नहीं हो पाएगा ना। वैसे हमको यहाँ रन कराना नहीं है, फिर भी एग्जैक्ट आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो ब्रैकेट में होगा। हेडर फाइल के लिखने के बाद आपको मेन लिखना है, और मेन के पहले हमने आपको बताया था कि डॉट होता है। डॉट हमने लिखा था कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो मेन से पहले अगर इसका आंसर इंटीजर में आता है तो इंट लिखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इसका आंसर इंटीजर में आने वाला है तो हम यहाँ चाहे तो इंट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे VOID लिखा गया है, इसका मतलब है नल। तो मेन के पहले अगर हम VOID लिखे तो भी सही होगा, इंटीजर लिखे इस केस में, इस क्वेश्चन में, तो भी सही होगा, और कुछ ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हम इसको यहाँ पे इंटीजर लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे ध्यान रखना है, इंटीजर तभी लिखेंगे जब इस क्वेश्चन का आंसर में इंटीजर आने वाला होता। अगर इस क्वेश्चन के आंसर में कोई कैरेक्टर आने वाला होता तो CHR लिखते, हमने आपको बताया था। कोई फ्लोट वैल्यू आने वाला होता तो फ्लोट लिखते। बट यहाँ पे अगर हमको कुछ समझ में नहीं आए तो हम VOID लिख सकते हैं, अगर वो भी नहीं लिखना चाहते तो छोड़ सकते हैं, सीधा मेन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मेन के बाद जो ब्रैकेट है उसके बाद सेमी कॉलम देना है। सेमी कॉलम यहाँ पे हम, ये जो पेन है मेरा ये नहीं दे पा रहा है, हाँ यहाँ पे ऐसे सेमी कॉलम, इस पेन से हम ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसे सेमी कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा गया देखिए। तो जहाँ भी हमारा कोई भी स्टेटमेंट एंड होगा वहाँ पे सेमी कॉलम लिखना बहुत ज़रूरी है, सेमी कॉलम नहीं छूटना चाहिए। आप ध्यान रखिए, कुछ भी आप लिखिए, देखिए हर जगह आपको देखिएगा सेमी कॉलम लिखा हुआ दिखेगा, हर जगह, हर स्टेटमेंट में। जहाँ भी हमारा कोई भी स्टेटमेंट एंड कर रहा है वहाँ पे हमें सेमी कॉलम देना है, ताकि कंप्यूटर को ये पता चल पाए कि ये स्टेटमेंट यहीं तक है। तो यहाँ पे मेन के बाद जो ब्रैकेट है उसके बाद भी सेमी कॉलम होता, बट ये गलती से छूट गया है, तो यहाँ पे आप सेमी कॉलम दे दीजिएगा। हर क्वेश्चन में इतना ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद देखिए, हमने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें इसके कोड लिखाएंगे वो ब्रैकेट में लिखाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है ना, शुरुआत में ब्रैकेट से शुरू किया गया है और लास्ट में ब्रैकेट पे ये खत्म हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं।
मतलब हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि आगे अगर हम कहीं पे भी n और r लिखे तो इसका मतलब इंटीजर होगा, इसीलिए n इंटीजर लिखे। देखिए int लिखे हैं तो कंप्यूटर int को इंटीजर समझता है और उसके आगे n लिखा हुआ है और कॉमा दे करके r लिखा हुआ है और सेमीकोलन तो लास्ट में देना ही है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि n और r को हम इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं। n और r एक वेरिएबल है, इसके जगह पे कोई भी नंबर आएगा तो ये इंटीजर है, हम ऐसा कंप्यूटर को बता रहे हैं। हम कंप्यूटर को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कि आगे जहाँ भी हम n और r लेंगे उसको आप इंटीजर समझिएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी भी चीज़ को वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और ऐसे ही किया जाता है। अगर हमें यहाँ पे ABCD का कोई कैरेक्टर देना होता तो हम यहाँ पे CHAR कैरेक्टर लिखते हैं और उसके बाद AB डिक्लेयर करते, या फिर अगर एक डिजिट डिक्लेयर करना था केवल A तो A को करते। वैसे ही कोई फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर करना था तो फ्लोट वैल्यू करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इंटीजर है तो हम इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके अगला स्टेप देखिए शुरुआत की जो ये सब क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं ज़्यादा समझने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप कंप्यूटर को बता दिए कि n और r इंटीजर है तो अब अगला स्टेप क्या होगा। देखिए अगला हम क्या कराना क्या चाहते हैं कंप्यूटर से, हम कंप्यूटर से ये कराना चाहते हैं कि कोई भी यूजर आए तो कोई भी यूजर अगर कंप्यूटर को एक नंबर दे तो कंप्यूटर उसे रीड करे और उसे बता दे कि वो नंबर कितना है और वो ऑड है या फिर इवन है। तो बताइए यूजर आपको कोई नंबर देगा तब ना जब कंप्यूटर उसे मांगेगा। तो कंप्यूटर कब मांगेगा, तो कंप्यूटर मांगने के लिए स्क्रीन पे शो होना चाहिए। तो हम ऐसा चाहते हैं कि स्क्रीन पे शो हो इंटर अ नंबर n यूजर के लिए, ताकि यूजर देखे कि उसे नंबर इंटर करना है। एक n नंबर, n का मतलब यहाँ पे इंटीजर है, यानी कि कोई इंटीजर नंबर उसे इंटर करना है ताकि उसे कंप्यूटर रीड करे और बता पाए कि वो नंबर कितना है और वो ऑड है या फिर इवन है। कंप्यूटर को वो नंबर मिलेगा तब तो वो बता पाएगा ना कि क्या है। तो नंबर वो तब मिलेगा ना जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा आएगा कि इंटर अ नंबर, तब ना यूजर उस पर इंटर करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर पे ऐसा लिखा हुआ आए कि इंटर अ नंबर n बराबर, ठीक है। तो कंप्यूटर पे लिखा हुआ है यानी कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यानी कि हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ हमको दिखाना है तो उसको प्रिंट एफ में लिखते हैं और इसको आउटपुट माना जाता है। तो प्रिंट एफ में हम लिखेंगे ब्रैकेट दे करके इंटर अ नंबर n बराबर, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और सेमीकोलन दे देंगे। ऐसा ये जो हमने लिखा है प्रिंट एफ, और ये जो भी हम आपको घेर के दिखा रहे हैं, ये लिखने से क्या हुआ, ये एक कोड बन गया। जैसे ही हमने ये लिखा कंप्यूटर को समझ में आ गया कि हमें स्क्रीन पे लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला चीज़। तो अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला चीज़ है वो स्क्रीन पे सीधा सीधा दिखेगा। जैसे ही स्क्रीन पे दिखेगा इंटर नंबर n बराबर, तो कोई भी यूजर होगा वो कोई एक नंबर अपने मन से इंटर करेगा। तो अब जब इंटर करेगा कोई नंबर यूजर तो उसे कंप्यूटर रीड भी करेगा। अब कोई नंबर मान लीजिए कि यूजर ने 5 इंटर कर दिया तो कंप्यूटर को 5 नहीं पता है कि 5 क्या है। तो 5 अगर इंटर कर दिया गया तो 5 को कंप्यूटर इसे कहाँ रखेगी, 5 को कंप्यूटर रीड करेगी, इसे स्कैन करेगी, इसलिए स्कैन ऐप में लिखेंगे। और 5 को कंप्यूटर अपने मेमोरी में इंटीजर में ले जाकर स्टोर करना चाहती है ताकि कंप्यूटर को याद रहे कि 5 जो है वो एक इंटीजर है। तो 5 को इंटीजर में रखना है। तो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था इंटीजर के लिए। देखिए यहाँ पे इंटीजर के लिए हमने आपको बताया था कि इंटीजर के लिए %d होता है। तो स्कैन एफ में जब भी हम लिखेंगे इंटीजर का वैल्यू तो %d में लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। तो %d लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये रहा। तो यहाँ पे स्कैन एफ है और उसके बाद %d लिखेंगे, और ये %d जो है जो हमने जो यूजर द्वारा इंटर किया गया है उसको हम कहाँ भेजना चाहते हैं, तो हम उसको n में भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूजर ने जो 5 इंटर किया है ना वो n में जाए। तो यहाँ ये एंड है, ये ठीक है, एंड है, सॉरी बैक भी नहीं हो रहा है, हाँ ये एंड है, ठीक है। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये एंड है, एंड n है। तो हम चाहते हैं कि जो %d का जो वैल्यू है ना वो n में चला जाए, यानी अब कंप्यूटर इस 5 को लेकर के n के जगह पे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया है। अब कंप्यूटर को पता चल गया है कि n की जो वैल्यू इंटर हुई है ना वो 5 है, तो उसे वो रीड कर लिया। तो पहला जो क्वेश्चन का पार्ट था वो पूरा हुआ। हम चाहते थे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखिए क्वेश्चन में रीड 1 नंबर, ठीक है,
प्रोग्राम इन सी रीड वन नंबर फ्रॉम यूजर। तो यूजर के द्वारा जो नंबर दिया गया है कंप्यूटर ने उसे सक्सेसफुली रीड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट में कह रहा है कि चेक वेदर इट इवन और ऑड। अब हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर उसे चेक करके बताए कि वो इवन है या फिर ऑड है। तो देखिए इसको करने के लिए हम कंप्यूटर को ये बता देंगे कि ऑड किसको बोलते हैं और इवन किसको बोलते हैं। तो देखिए हमने आर के बारे में यहाँ पे बताया था कि आर भी एक इंटीजर है। तो अब हम ये बता रहे हैं कंप्यूटर को, ये समझा रहे हैं कि आर इज इक्वल टू एन डिवाइड टू। ठीक है, अगर एन 2 से डिविजिबल होगा तो वो आर के बराबर होगा। ठीक है, और आर को ही हम आगे देखिए आर के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर n जो है 2 से डिविजिबल होगा, n का जो वैल्यू यूजर द्वारा दिया गया है वो 2 से डिविजिबल होगा तो वो जो है r के बराबर होगा। और प्रिंट f देखिए r बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने वाली बात है। हम एक चीज़ जानते हैं, नॉर्मल जो मैथ्स होता है उसमें ये इसको हम मानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। बट कंप्यूटर के जो ये प्रोग्रामिंग इन सी है, सी लैंग्वेज है, इसमें इस चीज़ को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इक्वल टू 2 बार, इसका मतलब यही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आर का जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, और वो आर इंटीजर है, ये तो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आर इंटीजर भी है, 0 से बड़ा भी है या फिर 0 के बराबर है, तब जो n है वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्योंकि अगर n का वैल्यू हम 5 दे रहे हैं और 5 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो डिविजिबल है ही नहीं। अगर डिवाइड इसको ज़बरदस्ती करके पॉइंट में हम ला भी दे रहे हैं कि 2.5, तो ये इंटीजर नहीं है। बट आर हमने पहले इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है तो ये इवन नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये ऑड होगा, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इवन होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा जा रहा है कि प्रिंट एफ, देखिए प्रिंट एफ लिखा जा रहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो प्रिंट एफ आप प्रिंट कीजिए, स्क्रीन पे दिखाइए कि नंबर इज इवन, नंबर क्या है, इवन है। इल्स अन्यथा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मतलब ये कंप्यूटर को बताया जा रहा है तो आप प्रिंट कीजिए नंबर इज ऑड, नंबर को ऑड दिखाइए। ठीक है, और ये गेट सीज का मतलब हमने देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। गेट सीज का मतलब होता है स्क्रीन को होल्ड कीजिए, स्क्रीन को थोड़ा देर वहाँ पे रोकिए ताकि यूजर जो है पढ़ पाए कि नंबर इवन है और ऑड है। स्क्रीन को वहाँ पे मतलब स्क्रीन को वहाँ पे रोक दीजिए, इसलिए ये लिखा गया। हालांकि अगर ये आप छोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा खेला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है और यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस एक क्वेश्चन को समझाने में हमें काफ़ी टाइम लगा है, तो ऐसे ही अब धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आते जा रहा है। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सिंटेक्स इफ स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। देखिए पहले आप ये समझ लीजिए कि सिंटेक्स क्या होता है। तो देखिए सिंटेक्स क्या होता है, जो हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है। क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर, जैसे देखिए इस क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर है तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन के लिए सिंटेक्स है। ठीक है, मतलब किसी काम को करने के लिए जो प्रोग्राम किया जाता है उसको सिंटेक्स बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हालांकि सिंटेक्स का डिफिनीशन आगे आएगा क्योंकि सिंटेक्स का डिफिनीशन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो हमें सिंटेक्स लिखना है किसके लिए, इफ़ स्टेटमेंट के लिए। मतलब अगर आप किसी चीज़ को इफ़ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखिएगा, कंप्यूटर में क्या लिखिएगा कि ताकि वो समझे कि ये इफ़ स्टेटमेंट है। तो देखिए इफ़ स्टेटमेंट के लिए इफ़ लिखा जाता है और उसके अंदर कंडीशन लिखा जाता है और फिर ब्रैकेट लिखा जाता है और उसके अंदर जो भी कोड होता है एग्जीक्यूट करने के लिए वो लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ देखा भी है, अभी ऊपर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो इफ़ स्टेटमेंट का ही है। देखिए इफ़ लिखा हुआ है और उसके अंदर कोष्ट में क्या लिखा हुआ है, कंडीशन इसका लिखा हुआ है। तो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इफ़ लिखेंगे पहले और उसके अंदर में कंडीशन लिखेंगे। अब बाकी जो एग्जीक्यूट करने के लिए कोड होता है वो तो लिखा ही जाएगा, तो उसके बाद वो लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ही दिखा दिया, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है तो आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर हम एक्स को इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं और वो एक्स 10 के इक्वल है, बट कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर हम यहाँ पे कोड में क्या लिखेंगे, कोड में लिख देंगे प्रिंट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि कंडीशन में ये लिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो यही इफ स्टेटमेंट होता है, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको रट जाइएगा। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी आपको सीखना बाकी है, तो हम इसको आपको बाद में कराएंगे। ठीक है, पहले जो इजी क्वेश्चन है आप उसको समझ लीजिए और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए थोड़ा सा आपको पढ़ कर लगेगा कि ये क्या है, ये कैसे होगा, लेकिन बहुत ही आसान है।
देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में हमको ये करना है कि देखिए, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल करके बताए। तो एरिया हम किसी कंप्यूटर से निकलवाना चाहते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो एरिया के लिए क्या होता है, बेस और हाइट हमें पता हो तो हम एरिया बता सकते हैं। तो हमें कंप्यूटर में क्या करना होगा, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि उस ट्रायंगल का बेस कितना है और हाइट कितना है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम हेडर फाइल लिखें। देखिए, यहाँ पे एक ही हेडर फाइल लिखा गया है, जैसा कि हम आपको बेसिक कंसेप्ट में ही बता रहे थे कि नया जो कंप्यूटर है उसमें जो दूसरा वाला conio.h वाला हेडर फाइल है वो नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है, उसमें वो रन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। हालांकि आप उसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, मेन में यहाँ पे इंटीजर लिखा गया है, तो चूंकि इसका जो आंसर आने वाला है वो इंटीजर ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फ्लोट भी लिखा जा सकता था, क्योंकि हो सकता है कि जो वैल्यू है वो पॉइंट में आए, तो फ्लोट भी लिखा जा सकता है। हालांकि आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए, उसके बाद जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था एन और आर को इंटीजर, वैसे यहाँ बेस, एरिया और हाइट को फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो एरिया आएगा वो पॉइंट में आएगा या फिर पूरा का पूरा इंटीजर में ही आएगा। तो चूंकि एरिया जो है वो फ्लोट में भी पॉसिबल है, तो हम इसको फ्लोट ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो फ्लोट में हमने बेस को, हाइट को और एरिया को डिक्लेयर कर दिया है कि एक वेरिएबल मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वो पॉइंट में भी हो सकता है। अब हमें चूंकि कंप्यूटर को ये देना पड़ेगा कि इसका बेस कितना है, इसका हाइट कितना है, तो वो स्क्रीन पे दिखना चाहिए। कंप्यूटर हमसे मांगे तब ना हम देंगे। तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट हो इंटर ए बेस ऑफ ट्रायंगल, तो इसके लिए लिख देंगे प्रिंट एफ और ब्रैकेट लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख देंगे इंटर बेस ऑफ अ ट्रायंगल और उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी मेन के बाद सेमीकोलन छूटा है, उसको आप दे दीजिएगा। उसके बाद स्कैन एफ, मतलब जो हम बेस का जो वैल्यू देंगे, ट्रायंगल का जो बेस का वैल्यू देंगे उसको रीड भी तो करना चाहिए ना। तो रीड करने के लिए चूंकि यहाँ फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए %f होता है, तो %f में जो है वो इसको रीड करेगा। और ये चूंकि बेस का वैल्यू है तो इसको हम कहाँ भेजेंगे, बेस में भेजेंगे। तो जहाँ भी भेजना चाहते हैं एंड लिख के हम उसको लिखेंगे, तो इसको बेस में भेजेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ से बेस में, ठीक है। तो जो भी हम डेटा देंगे, बेस का वैल्यू देंगे, उसको ये स्कैन करेगा %f में, और इस बेस की वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ पे पुट कर देगा। मतलब कंप्यूटर रीड कर लेगा, वो मेमोरी में अपने स्टोर कर लेगा कि जो जिस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है उसका बेस इतना है। वैसे ही हम इसका हाइट देंगे, तो इंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे शो हो, तो उसके लिए प्रिंट एफ और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटर हाइट ऑफ अ ट्रायंगल लिखेंगे। तो जैसे ही हम हाइट ट्रायंगल का इंटर करेंगे, कंप्यूटर इसको स्कैन करेगा %f में और उसको फिर हाइट में भेजेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद से इसका एरिया निकाल करके बताएं। तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो हम कंप्यूटर को पहले ये बताएंगे कि ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो इतना होता है। देखिए, यहाँ पे लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट बाई 2, ठीक है। ये हम बता देंगे कंप्यूटर को कि फार्मूला ये होता है, अब आप हमें कैलकुलेट करके बताइए। तो कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करेगी और कैलकुलेट करके वो स्क्रीन पे शो करेगी। तो स्क्रीन पे शो करा क्या करेगी कंप्यूटर, सीधा वो डिजिट लिखेगी या फिर पूरा ऐसा लिख कर लिखेगी, वो आप यहाँ पे जो लिखेगा वैसे लिखेगी। तो हम चाहते हैं कि केवल डिजिट ना लिखे, वो अच्छे से लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो ठीक है, हम प्रिंट एफ लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज लिखेंगे, और जो भी आएगा, अब चूंकि जो आएगा वो जो है फ्लोट में आ सकता है, तो फ्लोट में आएगा तो उसके लिए %f लिखेंगे, ठीक है। तो %f चूंकि कंप्यूटर इसी लैंग्वेज में रीड करेगा ना, बट स्क्रीन पे जब ये शो होगा ना तो ये फ्लोट वैल्यू में शो होगा। और हम चाहते हैं कि इसको ये कहाँ भेजें, तो इसको एरिया में भेजें, एरिया के रूप में दिखाएं। तो एरिया, अब देखिए एरिया इज इक्वल टू करके ये स्क्रीन पे शो होगा। और रिटर्न 0 का मतलब हमने आपको बता दिया था, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यही था इसका प्रोग्राम, हम ऐसे लिख देंगे तो ये रन हो जाएगा कंप्यूटर में, बस यही करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बट 5 को हम लोग बाद में देखेंगे। 3 और 5 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, तो दोनों को एक साथ देखेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अब देखिए, यहाँ पे डिफिनीशन आ गया, तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया। ये बोल रहा है व्हाट इज हेडर फाइल। हमने आपको पहले ही बता दिया हेडर फाइल क्या है, अभी भी तो हमने बताया ना कि ऊपर में हैच लिख के इंक्लूड studio.h लिखते हैं, हैच फिर इंक्लूड studio.conio.h लिखते हैं, वही तो हेडर फाइल है ना। तो उसी का डिफिनीशन पूछ रहा है व्हाट इज हेडर फाइल।
हाउ इट इज यूज टू अ प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, और व्हाट आर इट्स यूजेज, इसका इस्तेमाल क्या है ये बताना है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हेडर फाइल का डिफिनीशन दे देंगे। हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन का ये कलेक्शन है, वेयर इच फंक्शन परफॉर्म अ यूनिक टास्क, जो है सब जो फंक्शन है उसका अलग अलग कार्य है, यूनिक कार्य है, ये होता है, तो हमने लिख दिया। और हेडर फाइल आर यूज एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के सबसे फर्स्ट में यूज होता है, हमने आपको बता ही दिया है, आप जानती हैं इस चीज़ को। उसके बाद सी लैंग्वेज सपोर्ट 30 हेडर फाइल। देखिए हमने तो आपको 2 ही हेडर फाइल बताया है ना, बट 30 होता है, 30 हेडर फाइल होता है टोटल, ठीक है। तो हमको उतना लेना देना नहीं है, 30 से हमको 2 इस्तेमाल होता है। और एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ दे दे रहे हैं, 30 चूंकि होता है तो 4 एग्जाम्पल दे के ETC लिख दिया गया है, तो उतना ही आप भी याद कर लीजिएगा। 2 तो आपको पता ही है, studio.h, conio.h, और उसके बाद string.h याद कर लीजिए, maths.h याद कर लीजिए, मतलब ये सब होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो 4 आप लिख दीजिएगा और ETC लिख दीजिएगा। क्वेश्चन के दूसरा पार्ट पे आते हैं कि हाउ इट इज यूज इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में यूज कैसे किया जाता है और इसका यूज क्या होता है। तो यूज कैसे किया जाता है ये तो यही हो गया, और आप जानते ही हैं। और इसका जो यूजेज है वो हम लोग देखते हैं आगे। तो हेडर फाइल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वल रीजन्स लाइक फंक्शन डिक्लेरेशन कोड, मतलब ये सब आप पढ़ लीजिएगा जो भी है इसके बारे में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा भी ना हो। वी कैन राइट सी प्रोग्राम यूजिंग हेडर फाइल लाइक, ऐसे मतलब कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये इजी है। उसके बाद एक एग्जांपल देख करके लिख करके बता दिया गया है कि हेडर फाइल को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में ऐसे, तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसे हेडर फाइल को लिखा जाता है प्रोग्राम के ऊपर, और उसके बाद प्रोग्राम लिखा जाता है, जो भी प्रोग्राम होता है उसको लिख दिया जाता है। तो ये किसी प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप इसके जगह पे किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, बस यहाँ पे हेडर और हेडर फाइल को ही दिखाना था, तो हेडर फाइल को दिखा ही दिए। मतलब आप इसके एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, बस सिंपल सी बात ही है। तो हम इसको नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर शायद 5 का या फिर 3 का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे लिखा गया है, और ये हम अभी आपको समझाए नहीं है। तो ये जब हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही तो लिखा गया, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया गया है, और हमने आपको इससे पहले ही समझा दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से कोई 3 नंबर को कंप्यूटर ले और उसे रीड करे, एंड डिस्प्ले स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रॉम देम। मतलब उस 3 को नंबर हम किसी कंप्यूटर को दे रहे हैं, कोई यूजर दे रहा है, तो उसे रीड करके सबसे पहले तो उस नंबर को रीड करे, और उसके बाद ये बताए कि उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है और लार्जेस्ट कौन है, ठीक है। तो देखिए अगर हम कंप्यूटर को 3 नंबर देंगे, तो उसमें से कोई ना कोई सबसे छोटा होगा और कोई ना कोई सबसे बड़ा होगा, तो कंप्यूटर इसे कैसे पहचानेगा, इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम जो ये प्रोग्राम लिख रहे हैं वो फाइंडिंग लार्जेस्ट के लिए लिख रहे हैं, और इसके बाद का जो प्रोग्राम लिखेंगे वो स्मॉलेस्ट के लिए लिखेंगे। दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कोई किसी कंप्यूटर को 3 नंबर दे रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है कंप्यूटर से कैसे पहचानेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो सबसे पहले वही काम, हेडर वाले चीज़ों को लिख देंगे, मेन को लिख देंगे, और ब्रैकेट को शुरू कर देंगे, और XYZ 3 जो है वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर के रूप में। हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि XYZ जहाँ भी हम आगे बात करेंगे उसका मतलब इंटीजर होगा। 3 वेरिएबल को ले रहे हैं। उसके बाद चूंकि 3 नंबर हमको देना है, तो प्रिंट में लिखेंगे इंटर 3 नंबर, ताकि स्क्रीन पे शो हो इंटर 3 नंबर, और यूजर 3 नंबर इंटर करे। जैसे ही यूजर 3 को नंबर इंटर करेगा, उसको कंप्यूटर स्कैन करेगा %d के रूप में 3 बार, %d %d %d, और उसको बारी बारी से एक बार x में भेजेगा, एक बार y में भेजेगा, और एक बार z में भेजेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद देखिए 3 नंबर यूजर के द्वारा दिया गया, कंप्यूटर ने उसे स्कैन किया और उसे XYZ में अपने मेमोरी में इंटीजर के रूप में सेव भी कर लिया। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो उसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? कंप्यूटर उसे बताएगा कैसे? हालांकि कंप्यूटर को ये पता रहता है कि 2 छोटा है या फिर 5 छोटा है, तो वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर उसे दिखाएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन बनाया गया है, इफ़ x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन z। देखिए अगर x जो है वो y और z दोनों से बड़ा होगा तो वो लार्जेस्ट होगा, सीधी सी बात है ना। अगर हम 3 वैल्यू दे रहे हैं x y z, तो x जो है y और z दोनों से बड़ा है, इसका मतलब x सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। तो ये कंडीशन यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर x y और z दोनों से बड़ा है, तब आप ये कंप्यूटर को हम आदेश दे रहे हैं कि प्रिंट कीजिएगा x इज लार्जेस्ट, अन्यथा z इज लार्जेस्ट, ठीक है। हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं
कि अगर एक्स वाई और जेड दोनों से बड़ा होगा तब आप प्रिंट कर दीजिएगा कि एक्स लार्जेस्ट है, नहीं अगर ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा तो जेड इज लार्जेस्ट, जेड को लार्जेस्ट प्रिंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि वाई जेड से बड़ा हो। अगर वाई जेड से बड़ा होगा, देखिए एक्स एक सेकेंड, पहला कंडीशन ये था कि एक्स वाई और जेड दोनों से बड़ा है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि वाई जेड से बड़ा है। तो अगर वाई जेड से बड़ा होगा तब कंप्यूटर को हम आदेश देंगे कि वाई को लार्जेस्ट प्रिंट करें क्योंकि वाई जेड से बड़ा है। ठीक है, अन्यथा अगर ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है तो फिर जेड लार्जेस्ट हो जाएगा, ऐसा प्रिंट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे ऐसे ही स्मॉलेस्ट के लिए करेंगे, हेडर लिख देंगे, हेडर फाइल मेन लिख देंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड को वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और तीनों फंक्शन को स्कैन किया जाएगा कंप्यूटर द्वारा, और यहाँ पे कंडीशन केवल चेंज होगा, बस सब कुछ ए टू जेड सेम रहेगा। हम छोटा करके आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए यहाँ से देखिए, पहले कंडीशन में भी एक्स वाई जेड को वेरिएबल डिक्लेयर किया गया था, इसमें भी किया जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसे इंटर हुआ था। यहाँ तक तो मतलब सेम है, यहाँ तक स्कैन एफ तक जो क्वेश्चन है ऊपर का जो सोल्यूशन है लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का, यहाँ पे दोनों सेम है। इसके बाद चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन में जहाँ पे ग्रेटर देन था वहाँ पे यहाँ पे लेस देन है, बस यहाँ पे ग्रेटर देन था बट यहाँ पे लेस देन का यूज किया गया है। ठीक है, तो वैसे ही जहाँ पे यहाँ पे लार्जेस्ट, जहाँ जहाँ लार्जेस्ट है वहाँ वहाँ स्मॉलेस्ट लिख देंगे, बस हो गया। बस सारी चीज़ों को सेम लिखना है, जहाँ जहाँ ऊपर देखिए इतना हम मानते ही नहीं है। आप क्या कीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, और इसमें जहाँ जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ वहाँ लेस्ट लिख देंगे, और जहाँ जहाँ लार्जेस्ट है वहाँ वहाँ स्मॉलेस्ट लिख देंगे। तो स्मॉलेस्ट के लिए ये कोडिंग भी हो जाएगा, स्मॉलेस्ट का भी प्रोग्राम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार देख लीजिएगा इस सॉल्यूशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म वेरिएबल एंड कांस्टेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एंड सपोर्टेड इन सी। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा सा ये सब कम इंपॉर्टेंट है, पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल का डिफिनीशन देंगे। तो आप जैसा कि जानती हैं मैथ्स में इतने सारे वेरिएबल आपने पढ़ा है, तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ भी है, बस कंप्यूटर के लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको लिख देना है। जैसे द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा। जैसे हमने आपको बताया था ना कि वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है इंट लिख के, कैरेक्टर लिख के, बगल में आपसे डिस्कस हुआ है इसके बारे में। वेरिएबल आर चेंजेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये सब आपको पता ही है कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू होता है। बट यहाँ पे देखिए कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कांट बी मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई नहीं होता है। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो उसके आगे फिर ये पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे दिखा देंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट का टाइप पूछ रहा है। तो कांस्टेंट 4 तरह का होता है, हमने ऊपर में डिस्कस किया भी था, फिर यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। इंटीजर कांस्टेंट आप पता है कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सब, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमारे मित्र ने 23 को लिखा है। कैरेक्टर कांस्टेंट आप जानते हैं ABCD, तो यहाँ पे A लिखा गया है। फ्लोटिंग कांस्टेंट कोई पॉइंट वाला वैल्यू, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है। स्ट्रिंग वैल्यू जैसे किसी का नेम हो गया, कोई जगह का नेम हो गया, नाउन समझ लीजिए ना आप, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे मित्र ने अपना नाम लिख दिया और मेरा नाम लिख दिया है। ठीक है, तो ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो यही सब तो लिखा गया। ये सब बहुत ईजी चीज़ है, आप इसको देख के समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी माना जाएगा, तो हम इसको आपको समझा देना चाहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट अ प्रोग्रामिंग इन सी टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप जानते हैं x² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो इसका रूट निकालने के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। मतलब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना चाहें तो कंप्यूटर हमें रूट निकाल करके दे। ठीक है, तो कैसे होगा इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ लिखा जाता है उसको सारे क्वेश्चन में हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है फ्लोट, क्योंकि इसका वैल्यू पॉइंट में भी आता है और नॉर्मल भी आता है, तो फ्लोट लेंगे। और ABCD x1 x2 हमने 6 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है यहाँ पे कि ये सब एक तरह का फ्लोट वैल्यू है। अब उसके बाद देखिए
अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना चाह रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि वो इक्वेशन क्या है। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स और इक्वल टू में 0, ये सारी इक्वेशन में होता है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो अगर ए बी सी का वैल्यू अगर हम कंप्यूटर को बता दें तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि वो इक्वेशन कौन सा है और उसका वो रूट निकाल के हमें देने वाला है। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे ऐसा प्रिंट हो इंटर वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ताकि कोई भी यूजर ए बी सी का वैल्यू प्रिंट करे और कंप्यूटर उसको उसका रूट निकाल करके दे दे। तो प्रिंट एफ में लिखेंगे इंटर वैल्यूज ऑफ ए बी सी, तो स्क्रीन पे शो होगा कि ए बी सी का वैल्यू इंटर कीजिए, तो फिर यूजर द्वारा इंटर किया जाएगा तीनों वैल्यू, और तीनों वैल्यू को स्कैन एफ में लिखेंगे, यानी कि अब उसको कंप्यूटर स्कैन करेगा परसेंट एफ में, चूंकि फ्लोटिंग वैल्यू है, और उसको बारी बारी से ए का वैल्यू ए में भेजेगा, फिर बी में भेजेगा एक वैल्यू को सी में भेजेगा, तीनों को। ठीक है, अब उसके बाद हम चूंकि कंप्यूटर को नहीं पता इसका रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कंप्यूटर को ये बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर इसे कैसे निकाले। तो देखिए हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि आप एक डी निकालिए और डी इज इक्वल्स क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कंप्यूटर सीधे रीड नहीं कर सकता है, तो इसको बी स्टार बी लिखे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 स्टार ए स्टार सी, ताकि ये कंप्यूटर समझे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि आप एक डी निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इफ़ अगर डी 0 से छोटा आ गया तो रूट इमेजनरी आप दिखा दीजिएगा, प्रिंट कर दीजिएगा स्क्रीन पे कि जो रूट है उस ए बी सी के लिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो इमेजनरी हो, क्योंकि हम लोगों ने ये बचपन से ही पढ़ते आया है कि अगर डी का वैल्यू माइनस में आता है, निगेटिव में आता है, तो उसका जो रूट होता है इमेजनरी होता है। इल्स अन्यथा अगर निगेटिव में नहीं आया, कोई भी पॉजिटिव नंबर आया, तो कंप्यूटर उससे क्या करेगा, तब कंप्यूटर x1 निकालेगा और x2 निकालेगा। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, तो यहाँ पे x1 और x2 इसका रूट ही है, और रूट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी। देखिए ऊपर में लिखा हुआ भी है, देखिए हमारे आयुष जी ने बहुत मेहनत किया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो चूंकि बीच में प्लस माइनस लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 रूट निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे x1 और x2 मान लिया गया है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो देखिए दोनों फार्मूला हम कंप्यूटर को यहाँ पे बता देंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको प्रिंट कर देंगे x1 के रूप में और x2 के रूप में, और x1 x2 में भेज देंगे, और x1 x2 क्या है, रूट है, और वहीं इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर बता देगा कि यही जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझना और छूट गया है, देखिए आपको एक चीज़ फ्रेश बात हम बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट का यूज हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट है जो कि यहाँ पे इंड हुआ है, 3 ब्रैकेट का यूज हुआ है, फिर एक ब्रैकेट यहाँ पे जो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और एक यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो ये एल्स वाला अलग ब्रैकेट में है, ये वाला अलग ब्रैकेट में है, और ये 3 ब्रैकेट टोटल यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको आप समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 नंबर फ्रॉम यूज्ड एंड द डिस्प्ले कैलकुलेट इट सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें यूज़र द्वारा 2 नंबर दिया जाए, तो कंप्यूटर उसको रीड करे और उसका सम बताए, डिफरेंस बताए और प्रोडक्ट बताए। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो देखिए पहले ये जो सारे क्वेश्चन में लिखा जाता है, पहले इसको लिख देंगे हेडर में, और उसके बाद ये ब्रैकेट दे देंगे, और इसमें 2 नंबर चूँकि हमें रीड करना है, तो नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जो कि इंटीजर है, INT लिख देंगे, और फिर INT सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट को डिक्लेयर कर देंगे, ताकि इसका जो सम निकल करके आएगा उसको हम सम में डालेंगे, और डिफरेंस को डिफरेंस में डालेंगे, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में डालेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ लिखेंगे। अब देखिए प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, हमें ये 2 नंबर देना है, यूजर द्वारा कंप्यूटर को चाहिए, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा होना चाहिए इंटर 2 नंबर्स, तब ना यूजर उसको इंटर करेगा। ये तो बहुत बताते आ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। तो प्रिंट एफ में लिखेंगे इंटर 2 नंबर्स, और स्कैन एफ में लिखेंगे %d, क्योंकि जो भी नंबर इंटर किया जाएगा यूजर द्वारा उसे स्कैन करेगा कंप्यूटर और उसको नंबर 1 में भेजेगा। यहाँ पे देखिए एक छूट गया है, यहाँ पे 2 बार %d लिखा जाएगा, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर को 2 बार स्कैन करेगा कंप्यूटर, उसको एक को नंबर 1 में और नंबर 2 में दूसरे को भेजेगा। और हम अब कंप्यूटर को बता देना चाहते हैं कि सम का मतलब होता है नंबर 1 प्लस नंबर 2।
डिफरेंस का मतलब होता है नंबर 1 माइनस नंबर 2 और प्रोडक्ट का मतलब होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। अब हम ये बता देंगे तो कंप्यूटर उससे कैलकुलेट कर लेगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट एफ में लिख देंगे सम और फिर परसेंट डी। और देखिए ये जो ऐसे परसेंट डी के बाद जो ऐसे करके एन लिखा गया है ये बेसिकली ऐसे होगा एन, ये स्लैश है। जैसे कैसे डेट ऑफ बर्थ में आप लिखते हैं स्लैश करके ऐसे, वहीं स्लैश है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे ऐसे ही लिखिएगा। तो जो इसको प्रिंट कंप्यूटर ऐसे करेगा सम और उसके बाद जो भी वैल्यू इसका होगा और इसको भेज देगा सम में, ठीक है, जहाँ इसको इंटीजर डिक्लेयर किए थे। वैसे ही फिर डिफरेंस को प्रिंट करेगा, फिर इसको परसेंट डी स्लैश एन में और उसके बाद इसको डिफरेंस में भेज देगा, उससे प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में भेज देगा और ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये जो स्क्रीन पे होगा ये सम के रूप में होगा, फिर डिफरेंस के रूप में होगा और प्रोडक्ट के रूप में होगा। और गेट सी एच का मतलब आपको हमने बताया ही था कि स्क्रीन को थोड़ा देर होल्ड करके रखेगा ताकि यूजर इसे देख पाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। व्हाट इज इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट? अब डिफिनीशन पूछा है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का एंड एक्सप्लेन वन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट विद एग्जांपल। देखिए इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले ही, मतलब थोड़ा देर पहले क्या सारे क्वेश्चन में बताया है प्रिंट एफ स्कैन एफ के बारे में। देखिए स्कैन एफ प्रिंट एफ, तो हम आपको बार बार बोले कि जो प्रिंट एफ है वो आउटपुट स्टेटमेंट है क्योंकि कंप्यूटर द्वारा दिया जा रहा है, और स्कैन एफ है वो इनपुट स्टेटमेंट है, तो इसी का डेफिनेशन पूछा है। वैसे ही गेट एस और एफ गेट्स जो है इनपुट स्टेटमेंट है, और वैसे ही पुट और यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया गया है, मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा जाता है, पुट और प्रिंट जो प्रिंट स्लैश एन है, यहाँ पे इन नहीं है, प्रिंट स्लैश एन भी आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन दे दिया गया है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आर यूज टू इंटरेक्ट विथ यूजर रिगार्डिंग डाटा फ्रॉम इनपुट एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट फ्रॉम आउटपुट। यही बात है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। लेट एक्सप्लोर प्रिंट एफ। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि किसी एक इनपुट या आउटपुट को जो है, देखिए यहाँ पे वन इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है एक को, तो किसी एक को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे हमारे आयुष भाई ने एक्सप्लेन कर दिया है प्रिंट एफ को, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, प्रिंट एफ बार बार यूज हो रहा है तो इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो प्रिंट एफ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो प्रिंट एफ में कैसे हम लिखते हैं चीज़ों को, प्रिंट एफ लिख देते हैं और ब्रैकेट में उसका जो है फॉर्मेट लिख देते हैं, जो भी फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो स्ट्रिंग में, इंटीजर में, जिस भी फॉर्मेट में होता है लिख देते हैं, और उसके बाद बगल में वेरिएबल को लिख देते हैं। जैसे अभी इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने लिखा था, देखिए ये क्या है, प्रिंट एफ लिखेंगे और इसके सबसे लास्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं, ये प्रोडक्ट है वेरिएबल, ये डिफरेंस वेरिएबल है, हमने ऊपर में डिक्लेयर किया था, देखिए ये प्रिंट एफ है, और ये लास्ट में ये प्रोडक्ट डिफरेंस सम क्या है, एक वेरिएबल है, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि ये इंटीजर वेरिएबल है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंट एफ में क्या करेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे, हो गया। तो एग्जांपल से इसको समझाया गया है, तो एक प्रोग्राम का ये इन्होंने बनाया है, एक प्रोग्राम इसको रन करा करके दिखाया है। कौन सा प्रोग्राम, माई नेम इज़ आयुष एंड आई एम 23 ईयर ओल्ड। तो हमारे आयुष भाई ने जो कि 23 ईयर ओल्ड है, वो अपना ही प्रोग्राम इसमें रन करा करके दिखा दिया। जैसे हमको कंप्यूटर को रन कराना है कि माई नेम इज़ आयुष एंड आई एम 23 ईयर ओल्ड, तो उसके लिए इन्होंने प्रोग्राम लिखा है। यहाँ तक तो आपको पता ही है। इसके बाद इंट में माई नेम एज इज इक्वल टू 23 लिख दिया है, और कैरेक्टर में नेम लिख दिया है आयुष। कैरेक्टर नेम में आयुष लिख दिया ताकि कंप्यूटर को ये पता चल जाए जो कैरेक्टर का नेम है वो आयुष है, और कैरेक्टर का जो नेम एज है वो 23 है। और प्रिंट एफ में लिख दिया है माई नेम इज परसेंट एस, चूँकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। नेम हम आपको बताए थे कि कोई भी नाउन आएगा तो वो स्ट्रिंग होता है। एंड आई एम परसेंट डी का मतलब हम आपको बताए थे कि इंटीजर के लिए होता है, ईयर ओल्ड इन, उसके बाद यहाँ पे स्लैश दे के एन लिखा हुआ है, इन नहीं है, ईयर ओल्ड स्लैश दे के एन लिखा हुआ है, उसके बाद नेम, और नेम एज जो वेरिएबल है उसको लिखा गया, लास्ट में वेरिएबल को लिखा जाता है, हमने आपको बताया था। यहाँ पे वेरिएबल इसको डिक्लेयर किया गया था, तो यहाँ पे देखिए फिर से दिखाते हैं, ये वेरिएबल है और यहाँ पे इसको यहाँ लिखा गया है, तो वही है, इसी फॉर्मेट में है। और इसके बाद गेट सीट लिखा गया ताकि स्क्रीन थोड़ा देर रुका रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू रीड अ नंबर एंड देन डिस्प्ले इट स्क्वायर। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या चाहेंगे, क्वेश्चन ये चाह रहा है कि आप यूजर द्वारा कंप्यूटर को एक नंबर दिया जाए और वो उसे रीड करें और उसका स्क्वायर बताए। तो सिंपल सी बात है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक सेम लिखेंगे, इंटीजर में एक नंबर को डिक्लेयर कर देंगे और इंटर नंबर कर देंगे, ठीक है।
प्रिंट एफ में लिखेंगे इंटर नंबर, चूँकि एक नंबर चाहिए तो यूजर एक नंबर इंटर करेगा और %d के थ्रू स्कैन करेगा कंप्यूटर उसको और उसको नंबर में भेज देगा, और स्क्वायर का फार्मूला हम लिख देंगे ताकि कंप्यूटर को पता चल पाए कि नंबर इंटू नंबर नंबर का स्क्वायर हो जाता है, और प्रिंट एफ में लिख देंगे द स्क्वायर ऑफ %d इज %d/n, और नंबर ये नंबर में जाएगा और स्क्वायर में जाएगा। गेट ये थोड़ा देर स्क्रीन रुका रहेगा। हो गया, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फंक्शन प्रिंट, यहाँ पे पॉइंट गलती से लिखाया है प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ यूज इन सी विथ एग्जाम्पल। तो उसी समय से हम आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ ही बता रहे हैं ना। तो अब प्रिंट एफ का यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है और स्कैन एफ और इसका पर्पस लिखा हुआ है, और स्कैन एफ का डिफिनीशन लिखा हुआ है, पर्पस लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ के याद कर लीजिए, समझ लीजिए, हम इसको समझा चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिखा हुआ है इस पे। तो इतना सारा जो क्वेश्चन किए हैं वो इसका एग्जाम्पल ही तो है। कोई भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही लिख दिया गया है। जो भी जिस भी क्वेश्चन का प्रोग्राम लिखा गया, आप किसी भी क्वेश्चन का प्रोग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है हाउ मैनी इंटरेक्टिव स्टेटमेंट आर यूज इन लैंग्वेज सी। ठीक है, राइट सिंटेक्स फॉर एनी वन ऑफ देम विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब कितने इंटरेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं सी लैंग्वेज में वो लिखना है, और उसका किसी एक का सिंटेक्स लिखना है। ठीक है, और सुटेबल एग्जाम्पल देना है। तो 3 होते हैं इस लैंग्वेज में, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, और किसी एक का स्टेटमेंट लिखना है, सॉरी किसी एक का सिंटेक्स लिखना है, तो फॉर वाले का लिख दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे आयुष भाई ने लिखा है, तो देख लेते हैं इसको। तो फॉर वाले के लिए जो है सिंटेक्स ये हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट, मतलब जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में वहीं फिर यहाँ पे एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम को लिख देंगे, तो प्रोग्राम के रूप में यहाँ पे ऊपर में हेडर लिख देंगे, और बाकी नीचे कोई भी एक प्रोग्राम लिख देंगे। वो प्रोग्राम फॉर वाला होना चाहिए, बस हो गया। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। लॉन्ग से पहले वो जो 2 क्वेश्चन छूटा था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट टू अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड देयर सम। देखिए ये क्वेश्चन बाद में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारा चीज़ें आपको पता हो गई हैं, अब इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। बोल रहे हैं कि राइट टू अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को डिस्प्ले करे और उसके सम को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वहीं पहले तो ये 3 चीज़ें लिख देंगे स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दिखाना है और उसका सम दिखाना है। तो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर ही है, तो हम यहाँ पे इंट लिख देंगे और आई लिख देंगे, मतलब आई को हम लोग इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं, और जब इंटीजर आई है तो सम 0 है। यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 लिखा गया है क्योंकि अभी हमने किसी भी नंबर को लिया नहीं है, तो ये अभी सम 0 है। तो आगे इसका जो है, अब चूँकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को हमें सम रीड कराना है और सम निकाल करके दिखाना है, तो प्रिंट एफ में लिखेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर और स्लैश इन। तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को दिखाएगा, और उसके बाद फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 10, चूँकि आई का जो वैल्यू है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा, मतलब 1 से 10 तक हो सकता है, और आई प्लस प्लस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आई प्लस प्लस का जो मतलब है यहाँ पे सम से है, क्योंकि आई में देखिए आई का मतलब है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 मतलब 10 तक है, तो एक में एक ऐड होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस लिखा गया है। ठीक है, कि आई का जो पहला वैल्यू है, फिर आई का जो दूसरा वैल्यू आएगा उसमें ऐड होगा, फिर तीसरा उसमें ऐड होगा, तो प्लस प्लस का मतलब यही है कि ऐड होते जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ में लिखा गया है %d और स्लैश एन। ये ऐसे जो एन करके लिखा गया है, तो ये ऐसे खड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऐसे है, ये स्लैश है, हमने आपको पहले भी बताया है। स्लैश एन है और आई है, मतलब जो %d मतलब जो इंटीजर है ना, जो भी इंटीजर लिया जा रहा है उसको हम आई में भेजेंगे। ठीक है, और ये दिखाएगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद सम प्लस इज इक्वल टू आई है। सम प्लस इज इक्वल टू आई का मतलब होता है यहाँ पे ये चूँकि शॉर्ट कोड में लिखा गया है, सम इज इक्वल्स टू आई प्लस सम, सम प्लस आई, सम प्लस आई,
मतलब जो भी सम रहेगा ना उसमें एक एक करके आई ऐड होते जाएगा। जैसे पहले 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 आया, तो अब जो है सम क्या हो गया, 3 हो गया। तो सम जो 3 हुआ है, अब उसमें अगला नंबर जो आएगा 1 2 के बाद 3 आता, तो 3 फिर सम होगा। तो सम में जो है आई एक एक करके आते जाएगा और ऐड होते जाएगा, इसी चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है प्रिंट एफ। तो अब ये जो फाइनल रिजल्ट जो प्रिंट करेगा, इन सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये इन नहीं है, सॉरी, ये स्लैश है, ऐसे स्लैश इन सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद %d/n, और ये फिर सम, जो भी इस फार्मूला के तहत सम निकल करके आएगा उसको ये सम में भेजेगा और वहीं स्क्रीन पे शो होगा। और गेट सीएच का मतलब है कि स्क्रीन थोड़ा देर के लिए होल्ड होगा ताकि यूजर उसको देख पाए। तो यही है, अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो ज़्यादा आप समझने का टाइम है नहीं, आप इसको रट लीजिए। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच का जितना भी इवन नंबर है सबका सम फाइंड करना है और उसको सी प्रोग्राम के थ्रू दिखाना है। तो पहले तो ये 3 चीज़ें लिखते हैं, आपको पता ही है, लिख देंगे। उसके बाद आई को इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, और CLRSCR हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि इसका मतलब होता है क्लियर। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो पहले से अगर स्क्रीन पे कुछ रहता है तो इसको क्लियर करने के लिए किया जाता है। हालांकि एग्जाम में आप इसे ना भी लिखे तो चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रिंट एफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 100, तो 1 to 100 इवन नंबर बिटवीन 1 to 100 शो होगा स्क्रीन पे। तो ये हमको दिखाना है इसका सम, तो पहले हम ये तो बताएं कि कौन कौन सा नंबर यहाँ पे इवन है 1 और 100 के बीच में। तो पहले उसे शो कर देंगे कौन कौन सा नंबर होगा, और उसके बाद उसका सम निकालेंगे। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, जब आई 1 होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है आई 100 से लेस और इक्वल है, ठीक है, 1 और 100 के बीच में, इसलिए। और उसके बाद आई प्लस प्लस, वहीं जो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आई का जो भी वैल्यू आएगा वो एक में दूसरे से ऐड होते होते सम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई के बारे में क्या कहा गया है कि आई जो है वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, और ग्रेटर देन, ये 2 बार इक्वल का मतलब हमने आपको बताया था पहले ही कि इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आई अगर 2 से डिविजिबल है और 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है तो ही माना जाएगा ऊपर वाला कंडीशन, ये तभी तो। ये आप देख लीजिए, ये सीधा हम आपको बता रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ना, ये इवन के लिए है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो नंबर इवन होगा, और जब इवन होगा तो उसका ऐड इस प्रोसेस के तहत निकलेगा, ये जो फॉर वाला है, ठीक है। तो इसका सम मतलब ऐड, यहाँ पे हम सम बोलना चाह रहे थे। तो उसके बाद ये इस प्रोसेस के तहत इसका सम निकलेगा, तो उस सम को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और ये %d, और ये जो है सम ये आई में जाएगा और यही स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और ये थोड़ा सा टफ है मान सकते हैं, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो आप इसे रट लीजिए, अब दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए, लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन, पॉइंट नहीं, यहाँ पे प्रिंट होगा, ये मिस प्रिंट है, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ यूज इन सी विद एग्जाम्पल। तो ये हमने तो बहुत बार देख लिया है, अब इसी चीज़ को कितना बार देखा जाए, शॉर्ट में भी शायद हमने इसको देखा था। प्रिंट एफ का यहाँ पे एक्सप्लेन करना है प्रिंट एफ के बारे में, तो लिख देंगे प्रिंट एफ इज अ फंक्शन दैट इज यूज टू प्रिंट एनी डाटा ऑन द वीडियो मॉनिटर स्क्रीन। इट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म आपको पता ही है, प्रिंट एफ सर प्लीज़ गिव मी फुल मार्क्स, ऐसे करके प्रिंट एफ में मतलब लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, छोटे ब्रैकेट के अंदर में, बाद में सेमी कॉलम लगाया जाता है, यही सारी चीज़ को बताया जा रहा है यहाँ पे बेसिकली। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, तो ये देख लीजिए, यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए। ये सब चीज़ हम जानते हैं, समय समझिए तो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। उसी तरह स्कैन है, स्कैन करने के लिए हमने आपको सारा चीज़ बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और वैसे शॉर्ट एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्जाम्पल में आप कोई भी प्रोग्रामिंग दे सकते हैं जिसमें ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज हो, तो यहाँ पे एक दिया गया है, आप कोई भी दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। हाँ, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेंगे। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लोइंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिसीजन, ठीक है। They allow the program to execute a specific blocks of code depending on whether a condition is true or false.
तो ये इसका डिफिनीशन है, आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा। मतलब बेसिकली इसमें क्या क्या आता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में। तो इसमें चार चीज़ें आती है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन सब के बारे में सिंटेक्स लिखा गया है। जैसा कि इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हमने आपको शॉर्ट की क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, वो सेम चीज़ यहाँ लिखा गया है, तो हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इफ़ एल्स स्टेटमेंट में बस ये एल्स वाला एक एक्स्ट्रा है, बाकी इफ़ स्टेटमेंट का ही देखिए यहाँ पे लिखा गया यहाँ तक, तो इसमें एक एल्स ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि देखिए आपको थोड़ा सा इफ़ से कंपेयर कर देते, इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ तक सेम है ना, एक सेकेंड, इफ़ स्टेटमेंट का ये देखिए और इसका भी ये देखिए यहाँ तक सेम है, और यहाँ कोड टू एग्जीक्यूट इसमें है ओनली, और इसमें इफ़ ट्रू, और यहाँ पे फिर कोड टू एग्जीक्यूट इफ़ फॉल्स है। मतलब ट्रू के लिए एक स्टेटमेंट है और फिर फॉल्स के लिए एक स्टेटमेंट है, इसमें दो हो जाएगा बस अल्स करके। एक ट्रू होगा तो उसके लिए अलग एग्जीक्यूट होगा कोड, और फॉल्स होगा उसके लिए, उस कंडीशन के लिए अलग होगा कोड एग्जीक्यूट। तो इसी का एग्जांपल दिया गया है, आप समझ लीजिएगा। फिर उसी तरीके से निसर्ट इफ स्टेटमेंट दिया गया है, और इसमें कंडीशन, दो कंडीशन होता है। मतलब इससे पहले वाले में एक कंडीशन होता था, अब इसमें कंडीशन दो हो गया है, बाकी वही चीज़ है। तो एग्जाम्पल भी आप इसका देख लीजिएगा। अब देखिए स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, केस वैल्यू 1 और केस वैल्यू 2 इसमें आएगा, बाकी चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे स्विच होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, और उसके बाद कोड टू एग्जीक्यूट ब्रेक और कोड टू एग्जीक्यूट ब्रेक दोनों में होगा, और ये केस वैल्यू 1 केस वैल्यू 2 होगा, और ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखना है। बाकी सब ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, और इसमें हम समझा भी नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम का भी तो लिमिट है ना। अब मान लो कि आज ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, परसों एग्जाम है, ये वीडियो कल तक अपलोड ही होगा, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाइएगा इसको देख करके। ठीक है, तो जो आसानी से समझ में आने वाला है, जो याद हो सकता है, जिसको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है बेसिकली, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें नहीं है, हम इसको कराने के बाद, ये इसमें जो है वो सारे क्वेश्चन को कराने के बाद हम इसको करा देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, डोंट वेरी। क्वेश्चन नंबर 3 को, राइट अ प्रोग्राम टू रीड मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर एंड देन फाइंड इट्स सम एंड परसेंट। देखिए अब प्रोग्राम टू रीड मार्क्स, देखिए ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें रीड किया जाएगा मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को रीड किया जाएगा फ्रॉम द यूजर से, देन फाइंड इज सम, एंड उसका सम निकालिए और परसेंटेज भी बताइए। मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को रीड कीजिए, उसका सम निकालिए और फिर उसका परसेंटेज निकालिए, ये करना है। हाँ, तो ये क्वेश्चन समझने वाला है। डेफिनेशन वगैरह में ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, वो याद कर लेना है। फिर इस क्वेश्चन में भी ये 3 चीज़ें सेम लिख देंगे, बताइए। अब देखिए इसमें चूंकि 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है, तो हम यहाँ, अब चूंकि मार्क्स है तो वो इंटीजर में ही आएगा, तो हम यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं मार्क्स को, और ब्रैकेट में 5 लिख रहे हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को, और इंटीजर फिर डिक्लेयर कर रहे हैं सम इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे जहाँ भी हमको सम निकालना होगा ना, वहाँ पे हमको ये सम को इंटीजर डिक्लेयर करना होगा। पिछले 2 क्वेश्चन में हम आपको ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में शॉर्ट का। तो अभी ये सम 0 है, चूँकि अभी हमने किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को लिया नहीं है। अब उसके बाद परसेंटेज को हमने फ्लोट डिक्लेयर किया है, फ्लोट, क्योंकि परसेंटेज जो है पॉइंट में भी आता है, यहाँ पे इंटीजर नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज कोई ज़रूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, पॉइंट में भी आ सकता है। उसके बाद अब लिखेंगे, अब चूँकि 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हमको रीड करना है और उसका सम निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले वो मार्क्स तो पता होने चाहिए ना कि कितने हैं। तो इसके लिए हम कंप्यूटर पर प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ इंटर अ मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, ताकि कंप्यूटर लिखे इंटर करने के लिए यूजर को, तो यूजर इंटर करेगा, और उसके बाद ये फॉर यहाँ पे देखिए कंडीशन, ये इंटर करेगा मार्क्स। उसके बाद कंडीशन यहाँ पे देखिए इंट आई इज इक्वल टू 0, जब आई का वैल्यू 0, आई का वैल्यू शुरुआत में 0 होगा, उसके बाद आई का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा होगा, और आई प्लस प्लस, मतलब आई में आई ऐड होते जाएगा। पहला आई का जो वैल्यू है उसमें फिर दूसरा आई का वैल्यू ऐड होगा, फिर उसमें तीसरा आई का वैल्यू ऐड होगा, इसलिए आई प्लस प्लस लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ, उसके बाद प्रिंट एफ में लिखा गया, मतलब स्क्रीन पे शो होगा सब्जेक्ट परसेंट, और मतलब सब्जेक्ट का जो भी परसेंट होगा वो शो हो जाएगा, और उसके बाद i+1 में ये चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्कैन एफ परसेंट डी और मार्क्स 1 में जो भी ये प्रिंट होगा ना, इसको स्कैन करेगा कंप्यूटर और इसको पहले सब्जेक्ट के मार्क्स में भेजेगा। ठीक है, उसके बाद सम प्लस इज इक्वल्स टू मार्क्स 1, सम प्लस इज इक्वल्स टू मार्क्स 1, यहाँ इसका मतलब है कि जैसे ही सम आएगा उसमें पहले
पहले पहले मार्क्स पहले सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होगा, फिर उसी तरीके से दूसरे का ऐड होते जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 नहीं है, आई है, ठीक है। ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लिखा है ना, इसके अंदर ये 1 नहीं है, इसके ऊपर बुनका भी लगा है, ये आई है, वहीं तो कह रहे हैं आई में जाएगा ना। हाँ, तो सम प्लस का मतलब है कि सम में सम ऐड होते जाएगा, मतलब पहले का जो मार्क्स आएगा उसमें फिर दूसरा ऐड होगा, फिर वो जितना आएगा उसमें तीसरा ऐड होगा, फिर उसमें चौथे का मार्क्स ऐड होगा, ऐसे ऐड होते जाएगा। ये ऐड सम के लिए लिखा गया है। जहाँ भी सम वाला क्वेश्चन आ रहा है आप देखते होइएगा ऐसा ही कुछ आ रहा है, तो आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा कैसे, तो उसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है, परसेंटेज इज इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट में आएगा सम डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो इनका जो भी सम आएगा यहाँ पे निकालने के बाद उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब कंप्यूटर को पता हो गई है, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो प्रिंट एफ /n मार्कशीट, /n मतलब मार्कशीट अब प्रिंट कर रहा है, एन का मतलब यहाँ पे एक एक करके दे रहा है। तो इंट i इज इक्वल्स टू 0 और i का जो वैल्यू है 5 से लेस होगा, i प्लस प्लस, ये हमने पहले भी लिखा था, वही चीज़ यहाँ पे उतारा गया है। फिर उसके बाद प्रिंट f सब्जेक्ट %d, फिर %d /n, फिर i + 1, फिर मार्क्स ij। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि ये आपको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उम्मीद करेंगे कि इसको आप ऐसा करिए कि इसको रट ही जाइए कि ऐसे ऐसे होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये लाइन है, ये तीनों हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो किया गया है ना, पहले ऊपर में आई था, यहाँ पे आई जे भी आ गया है, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको यहाँ से रट जाइएगा। देखिए पहले इसमें क्या हो रहा है कि आई का मार्क्स है, फिर i + 1 का है, आई फिर आई जे में चला जा रहा है, तो दिक्कत होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स %d/n और ये सम में चला जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ में परसेंटेज प्रिंट होगा, ये परसेंटेज ये 2 है, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, हम कहेंगे इतना रट जाइए, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और टाइम कम है, चूँकि अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड होगा, तो आप क्या ही ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। गलती मेरा है कि मैंने पहले वीडियो को अपलोड नहीं किया, नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, ये छठ पूजा बीच में आ गया था, इस वजह से, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाई फंक्शन, फंक्शन का डिफिनीशन। एक्चुअली मैंने सोचा था कि इस बार हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, फिर मैंने सोचा अगर एक दिन भी पहले हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, किसी को तो इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। अगर इस बार नहीं फ़ायदा होगा तो अगला बार अगर किसी का एग्जाम होगा तो इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए हम अपलोड कर दे रहे हैं। बट अगर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगे तो फिर हमें रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम एक बार में ज़्यादा बोल नहीं पाते। वीडियो को पार्ट बाई पार्ट में हम बनाते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, एडिट वगैरह भी करना पड़ता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ता है, तो हो सकता है कि एग्जाम के दिन तक ये अपलोड हो तो किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इसको जल्दी से रिकॉर्ड करके अपलोड कर ही देना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई फंक्शन, फंक्शन का डिफिनीशन देना है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऐड, मतलब फंक्शन का डिफिनीशन बताना है और एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इवन और ऑड नंबर को पहचान किया जा सके। तो याद कीजिएगा, इवन और ऑड नंबर को पहचानने का प्रोग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में लिख चुके हैं, शॉर्ट का पहले ही क्वेश्चन था, तो वहीं यहाँ पे कॉपी कर देंगे। बाकी फंक्शन का जो डिफिनीशन है हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए फंक्शन का डिफिनीशन, अ फंक्शन इन सी इज अ block of code that forms a specific task. It is written once and can be used many times in the program functions make। तो मतलब हम क्या ही बताएं इससे डिफिनीशन में, डिफिनीशन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, परफॉर्म, मतलब ये सब हम ज़्यादा एक्सप्लेन करके टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो इवन ऑड वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, एकदम सेम टू सेम, इसको उतार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 2 मैट्रिसेस का जो है सम के लिए प्रोग्राम लिखना है, तो इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे इसको स्किप करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? अभी तो इसमें इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन को और हम अभी इसमें ऐड कर रहे हैं, वेट। ये लॉन्ग के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, जो कि मुझे किसी भी बुक वगैरह में नहीं मिला, तो मैंने इसका आंसर चैट जीपीटी से लिया है और ये एकदम सही आंसर है, इसमें आप किसी तरह का कोई संदेह मत कीजिएगा, हम इसको वेरीफाई करके आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर। Write in a program in C using structure to show name, roll number and marks of 10 student and then display them। मतलब बोल रहे हैं कि
आप स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? व्हाट इज स्ट्रक्चर? राइट इन अ प्रोग्राम इन सी, मतलब इसको सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाता है। और स्ट्रक्चर टू शो नेम रोल नंबर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, मतलब 10 स्टूडेंट का नाम रोल नंबर और मार्क्स कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करना है। चलते हैं इसके आंसर पे। द स्ट्रक्चर इन सी, मतलब सी प्रोग्रामिंग in a user defined data type that allow to combine different type of data under one name. It is used to represent a record. For example, a student record a content name roll number। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये सब कुछ है नहीं, ये मैं समझने वाला। इसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए स्ट्रक्चर में पहले स्ट्रक्चर नेम, फिर डेटा टाइप नंबर 1, डेटा टाइप नंबर 2, ऐसे लिखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, यहाँ आप समझ सकते हैं, एक प्रोग्राम दिया गया लिख करके। देखिए यहाँ पे आप ये जानते हैं हेडर फाइल है, और स्ट्रक्चर में देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू है, और कैर मतलब कैरेक्टर में नेम लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में 50 लिखा हुआ है, मतलब 50 स्टूडेंट की बात हो रही है। और इंट मतलब रोल, सॉरी इंट मतलब इंटीजर, और इंटीजर में ही होता है रोल नंबर, इसलिए यहाँ पे रोल लिखा गया है। सबके बाद सेमीकोलन होता है, तो आपको पता ही है। मार्क्स को फ्लॉट में लिखा गया है, क्योंकि मार्क्स जो है पॉइंट में भी पॉसिबल है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया गया है, और उसके बाद मेन लिखा गया है, ठीक है। और मेन में स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और फिर ये 10, और इंट आई लिखा हुआ है। आई आप जानते हैं, ये इंट के लिए आई है। और उसके आगे जो है, उसके आगे देखते हैं। अब इनपुट डिटेल फॉर 10 स्टूडेंट लिखा गया यहाँ पे, और आई इज इक्वल्स टू 0, और आई लेस देन 10 होगा, क्योंकि 10 से छोटा है। यहाँ पे इक्वल टू भी लिखना चाहिए था, कि इक्वल टू भी 10 हो सकता है। और आई प्लस प्लस, चूँकि यहाँ सम की बात हो रहा है, हमने आपको पहले ही इस चीज़ को समझा दिया है कि सम की जहाँ बात होती है वहाँ पे आई आता है, आई प्लस प्लस आता है, ऐसे। उसके बाद प्रिंट एफ इंटर नेम, चूँकि नेम रोल नंबर और मार्क्स की बात हो रही है, तो यूजर को ये देना पड़ेगा, तो स्क्रीन पे ये प्रिंट होना चाहिए, तो इसलिए इंटर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो ये %d फॉर्मेट में होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। उसके बाद इसको स्कैन करेगा, तो पहला चूँकि इंटर नेम है, नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो %f में होगा। रोल एक इंटीजर है, तो %d में होगा। और मार्क्स जो है फ्लोट वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है, तो %f में इसको स्कैन करेगा कंप्यूटर। स्कैन करने के बाद नेम को कुछ ऐसे और ऐसे, मतलब रोल को ऐसे और मार्क्स को ऐसे लिख देगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल, अब स्टूडेंट का जो डिटेल है वो डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, और ऐसे कुछ स्टूडेंट डिटेल लिखेंगे। तो फिर अब हमको सम निकालना है, तो सम के लिए ये फार्मूला बताए थे हम आपको। उसके बाद प्रिंट करेगा, इस फार्मूला के तहत सम निकाल लेगा, और उसके बाद प्रिंट होगा। तो पहले नेम प्रिंट होगा इस फॉर्मेट में, और फिर रोल प्रिंट होगा ये %d के फॉर्मेट में, मार्क्स प्रिंट होगा ये %2f के फॉर्मेट में, और फिर इस फॉर्मेट को जो ऊपर में लिखा हुआ था यहाँ पे लिखना है फाइनल। ये फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देना है, ठीक है। ओके एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग का। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 7 क्वेश्चन शॉर्ट का और 7 क्वेश्चन लॉन्ग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। पीडीएफ में हमारे आयुष जी ने इसे लिखा नहीं है, वो उनको भी टाइम नहीं मिल पाया, तो वो नहीं लिख पाए। क्वेश्चन नंबर एक और नहीं लिखा गया था, 3 नंबर क्वेश्चन, जिसको मैंने अभी कराया है आपको। तो मेरे पास भी टाइम नहीं है अभी लिखने के लिए, तो हमने टाइप किया हुआ चैट जीपीटी का ही आपको सॉल्यूशन करा दिया। वैसे ही ये भी टाइप किया हुआ है, और ये चैट जीपीटी ही टाइप किया है, बट सही है। तो हम इसको भी आपको करा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन में 7 से ज़्यादा फिलहाल हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि टाइम की बहुत ही कमी है। नहीं तो हम सोचे थे कि कुछ क्वेश्चन और इसमें करा देते हैं, बट शॉर्ट में हमने 14 क्वेश्चन आपको कराया है, और लॉन्ग में 7 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो 14 + 7 टोटल आपका 21 क्वेश्चन हो जा रहा है, और ये 21 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब फिर भी इनफ है ऐसे बोले तो, क्योंकि इससे बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। इससे नया क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा, और मेरा तो अनुमान है कि इससे 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे 100%। इसकी मुझे संभावना लग रही है, हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि इसका क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, नहीं होता है, फिर भी देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर एंड पॉइंटर वेरिएबल, राइट द एडवांटेज ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर के बारे में हमको बताना है, बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल के बारे में। आंसर लिखते हैं, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल
ठीक है, तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। इट डज नॉट स्टोर द एक्चुअल वैल्यू बट द लोकेशंस ऑफ द वेरिएबल इन मेमोरी। ये इसमें क्या समझाने वाला है, मतलब हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टार सिंबल, स्टार सिंबल से इसको डिक्लेयर किया जाता है, बस यही तो बात है। इसके लिए सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर पॉइंटर स्टार लिखेंगे, फिर पॉइंटर नेम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको दिखाया गया है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो डेटा टाइप में जैसे कि इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर लिखा गया, फिर पॉइंटर में ए लिखा गया और इज इक्वल्स टू 10। तो इसको ऐसे यहाँ पे सिंबल लिखा गया है, जो ये है डेटा टाइप इंटीजर। मतलब देखिए, ये कहने का मतलब है कि अगर हमको इंटीजर ए बराबर 10 को इस फॉर्मेट में, पॉइंटर फॉर्मेट में दिखाना है, तो हम इसको लिखेंगे इंट, INT, फिर ऊपर स्टार लिखेंगे और फिर पी लिखेंगे, ठीक है। और पी बराबर एंड ए लिखेंगे, ठीक है। हियर पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अ स्टार पी गिव्स द वैल्यू स्टोर्ड एट द दैट एड्रेस, ठीक है। अब इसका एडवांटेज के बारे में बात हुआ है, तो इसका एडवांटेज गिनाया गया है बारी बारी से। यूज इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, हेल्प इन पासिंग, ये सब मतलब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही था, और यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिला होगा। तो मिलेंगे नहीं